Hello students, how are you? I hope you all are fine. I'm also fine. This lecture is by Habsa Iram Shizadi from St. Peter's English High School, Gujranwala. My today's lecture is from Metric Part 2, Unit number 10, that is Simple Harmonic Motion and Waves. In this unit, we will discuss the important characteristics and important features of simple harmonic motion, wave motion, production of wave by a simple instrument, that is ripple time. Now, first of all, we will discuss what is simple harmonic motion. Simple harmonic motion means the to and fro oscillatory motion of an object about a fixed point due to the presence of restoring force is called simple harmonic motion. Which means अगर एक बॉडी एक फिक्स पॉइंट का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर नीचे एक बॉडी वाइब्रेट करे, वाइब्रेशन को हम ऑसिलेशंस भी बोलते हैं, या ऑसिलेट करे एक फिक्स पॉइंट के ऊपर नीचे या आगे पीछे नेट जो है रिस्टोरिंग फोर्स के प्रेजेंट होने की वजह से, तो उसकी मोशन को हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं हमारे पास, वो फ्रॉम द डेफिनेशन हम इसको देख लेते हैं। Simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. विच मीन अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके लिए नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि नीचे हमारे पास फिगर में एक पेंडुलम है, पेंडुलम जिस स्टेट में है अभी ये रेस्ट पे है, विच मीन ये इक्विलिब्रियम में है। ये जिस स्टेट पे या जिस पॉइंट पे है अभी हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम इसकी मीन पोजीशन बोलेंगे। जैसे ही पेंडुलम को राइट या लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाएगा और फ्रीली छोड़ा जाएगा, ये पेंडुलम आगे पीछे फ्रीली ऑसिलेट करेगा और इसकी ये मोशन हमारे पास कौन सी मोशन होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जितना हम इसको राइट या लेफ्ट साइड पर डिस्प्लेस करेंगे, जितना ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उतनी ही फोर्स इसके अंदर साथ साथ स्टोर होती जाएगी और जब हम इसको रिलीज करेंगे ये उसी फोर्स को कंज्यूम करके आगे पीछे मूव करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, व्हेन अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन देन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास के मीन पोजीशन जो है, सॉरी सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि नेट फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन जो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन उसको कैसे जस्टिफाई करना है। जब हमने इसको डिस्प्लेस किया राइट या लेफ्ट साइड पे, इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो गई। अब जब ये जैसे ही इसको रिलीज किया पेंडुलम को, ये मेन पोजीशन की तरफ क्यों मूव किया, क्योंकि उस साइड पे नेट फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन थी, जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन थी, इसीलिए तो ये मेन पोजीशन की तरफ मूव किया। अगर उसकी डायरेक्शन कहीं और होती तो वो उस साइड पे मूव करता। तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास यहाँ पे इस एग्जांपल से क्लियर हो जाते हैं कि अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसकी अंदर जो नेट फोर्स इन द फॉर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हमेशा उसकी डायरेक्शन जो है वो मेन पोजीशन की तरफ होगी। तो सेकेंड एग्जाम्पल से इसको और बेटर क्लियर कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें एक ऑब्जेक्ट है स्विंग पे बैठा हुआ है। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे ये आगे और पीछे फ्रीली ऑसिलेट करेगा, विच मीन्स जब ये रेस्ट पे था वो स्टेट इसकी कौन सी थी, इक्विलिब्रियम स्टेट थी। और ये किस पॉइंट पे था, फिक्स्ड पॉइंट पे रेस्ट पे था ये ऑब्जेक्ट, और वो पोजीशन इसकी कहलाएगी मेन पोजीशन। अब मेन पोजीशन से जैसे ही इसको थोड़ा सा साइड पे डिस्प्लेस करेंगे तो इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो जाएगी और जैसे ही इसको रिलीज करेंगे स्विंग आगे और पीछे वाइब्रेट करेगी, ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये हमारे पास होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब इसको डेली लाइफ से रिलेटेड डिफरेंट एग्जांपल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, विच मीन्स SHM। इस स्लाइड पे जो आपको नजर आ रहा है दिस इज द एब्रिविएशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम।
आपको नीचे फिगर में एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम नजर आ रहा है एंड इस मैथ स्प्रिंग सिस्टम में हमने एक मैथ ब्लॉक है जिसका मैथ m है, उसको एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है और स्प्रिंग जो है उसको एक साइड से हमने एक नेल और रिजिड सपोर्ट के साथ जो है वो अटैच किया हुआ है और इस पूरे सिस्टम को हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस किया हुआ है। इन फिगर ए, एज वी नो दैट F is equal to 0, which mean force is equal to 0, so X is equal to 0. X is equal to 0 mean there is no displacement covered by the body. In this figure, O, B, and A are 3 points. O is the mean position or fixed position of the block. A and B are called extreme positions, which means these are extreme position means ऐसी पोजीशन जहां तक बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करे। अब फर्स्ट फिगर में बॉडी रेस्ट पे है बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू जीरो, सो द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी also equal to zero. In second figure, when we displace the object from mean position O to extreme position A, then a force F is stored in this object in the form of restoring force and a body cover displacement X. अब सेकंड फिगर बी में आप देख रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ओ की तरफ है, ओ इज द मेन पोजीशन। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो उसने मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड के उस फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे ओ पॉइंट की तरफ है यानी मेन पोजीशन की तरफ है। जैसे ही इसको फ्रीली छोड़ेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है ए से ओ और ओ से बी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा और जैसे ही ये ओ से बी तक जाएगा ये अगेन एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स स्टोर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। और फिगर सी में भी आपको नजर आ रहा है जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट ओ है। तो इन तीनों फिगर से हमारे पास ये जो कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो जस्टिफाई हो जाती है कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और इस एग्जांपल से हमने इसको जस्टिफाई कर लिया। अब सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम, यानी कि हमने एक बाउल लिया हुआ है, बाउल की सरफेस आपको जो है फिगर में वो कर्व नजर आ रही है। जैसे ही ये जो बॉल है हमने इसको पॉइंट ओ पे रखा हुआ है और हमारे पास टू अनदर पॉइंट्स हैं बी और ए। ओ पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है विच मीन ये इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है और ये हमारे पास फिक्स्ड पोजीशन है जिसको हम मेन पोजीशन ऑफ द बॉल बोलेंगे। जैसे ही बॉल को ए पॉइंट तक लेकर जाएंगे ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और जितना ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उतनी ही इसके अंदर फोर्स जो है वो स्टोर हो जाएगी और जैसे ही ओ से इसको रिलीज करेंगे ये सॉरी जैसे ही इसको ए पॉइंट से रिलीज करेंगे ये ए से ओ से फिर बी की तरफ मूव करेगा और बाउल के अंदर ये जो बॉल है हमारा आगे पीछे टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता रहेगा। तो इसकी मोशन भी हमारे पास जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की अनदर एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। बेसिकली पेंडुलम होता क्या है, एक थ्रेड को अगर हम एक फिक्स पॉइंट से अटैच करके आगे किसी भी हैवी मैस के साथ उसको हैंग कर दें तो हमारे पास पेंडुलम बन जाता है। उस हैवी मैस को हम बोलते हैं बॉब। आपको फिगर में नजर आ रहा है एक फिक्स पॉइंट और नीचे बॉब है। फिक्स पॉइंट कोई भी है आपने कहीं पे ले लेना और उसके साथ एक थ्रेड को टाई करना और उसके साथ थ्रेड के सेकेंड एंड के साथ हमने एक हैवी मैस को जब अटैच किया उस हैवी मैस को बॉब बोला जा रहा है तो हमारे पास पेंडुलम बन जाता है। अब पेंडुलम जब बिल्कुल स्ट्रेट है, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है इसकी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा, अभी हमने इसको डिस्प्लेस नहीं किया, इसमें कोई फोर्स स्टोर नहीं और ना ही इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। जैसे ही इसको राइट या लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाएगा तो इसके अंदर एक फोर्स जो है वो स्टोर हो जाएगी और वो फोर्स उतनी स्टोर होगी जितना ये राइट या लेफ्ट साइड पर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। और जैसे ही इसको फ्री छोड़ा जाएगा तो ये पेंडुलम आगे और पीछे मूव करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। तो हमारे पास ये थर्ड एग्जाम्पल थी सिंपल हार्मोनिक। अब हम देख लेते हैं कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन कि अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो बेसिकली उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। द सिस्टम शुड हैव रीस्टोरिंग फोर्स विच मीन रीस्टोरिंग फोर्स का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्टम में रीस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट है तो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर सकती है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास द सिस्टम शुड हैव इनर्शिया विच मीन अगर सिस्टम में मैस है अगर किसी बॉडी के पास तो डेफिनेटली उसके पास इनर्शिया है। मैस एंड इनर्शिया बोथ आर रिलेटेड बाय ईच अदर।
एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना मास होगा उतना ही इनर्शिया होगा। तो विच मीन अगर सिस्टम के पास मास है तो वहां पे इनर्शिया का फैक्टर भी प्रेजेंट होगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस, यानी सिस्टम में किसी भी तरह की फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये एक पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन ऐसी मोशन को हम बोलते हैं जिसमें बॉडी जो है वो फ्रीली ऑसिलेट कर रही है और उसकी जो मोशन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है। आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वो अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रही है। तो सिस्टम अगर फ्रिक्शनलेस है विच मीन उसकी मोशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है। अगर थोड़ी सी भी उसमें फ्रिक्शन आ जाएगी तो मे बी बॉडी स्टॉप हो जाए आफ्टर सम टाइम, या ये कह सकते हैं कि उसकी मोशन में डिस्टॉर्शन आ जाएंगी तो फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगी। तो एक बॉडी को अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करनी है तो उसको इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। नेक्स्ट अब हम अपनी फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, फर्स्ट एग्जांपल जो है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। First of all, one of the simplest example or simplest types of oscillatory motion is that of a horizontal mass spring system. In figure A, we see that the block having mass m is placed on a horizontal surface, and in this figure, the mass is at position O. O is called the mean or fixed position of this block. In figure A, there is no force acting on the body, so F is equal to 0, and the body does not cover any displacement, so X is equal to 0. In figure B, when we displace the object or mass from O to A point, then a force F in the form of F is stored in this mass M, and a body cover displacement x, and this displacement x is directly proportional to the force which is stored in the form of f in the block having mass m. जैसे ही हम इसको फिगर बी में आपको नजर आ रहा है, इसको ओ से ए पॉइंट तक डिस्प्लेस करेंगे तो इसके अंदर एक फोर्स जो है वो स्टोर हो जाएगी, और फोर्स उतनी स्टोर होगी जितना ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, दैट इज एक्स। अब फिगर सी में आपको नजर आ रहा है जैसे ही हम इस ब्लॉक को फ्रीली छोड़ेंगे, ये ब्लॉक ए पॉइंट से ओ और ओ से फिर बी की तरफ जाएगा, विच मीन्स हमारे पास बॉडी ने जब ओ से ए तक एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो ओ से बी तक भी वो एक्स ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, और दोनों फिगर बी और सी में हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स ओ है, विच मीन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है। तो मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग हमारे पास जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हुक्स लॉ। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके ऊपर हुक्स लॉ भी एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस हम बोलते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी, विच मीन अगर किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया पे कहीं पे भी हम फोर्स लगा रहे हैं तो विच मीन ये स्ट्रेस है। और जब इस एक बॉडी पे फोर्स लगाई जाएगी तो बॉडी की पोजीशन में, शेप में कहीं ना कहीं कोई चेंज आएगा, उस चेंज को हम बोलते हैं स्ट्रेन, विच मीन जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, जितनी फोर्स लगाएंगे बॉडी में उतनी ही डीफॉर्मेशन पैदा होगी। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हमारे पास आ जाता है हुक्स लॉ, और इसको मैथमेटिकली हम देख लेते हैं। आपको नीचे एक इक्वेशन नजर आ रही है, एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ एस इज द स्ट्रेस एंड एक्स इज द स्ट्रेन। अब माइनस के जो है इसका आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से हम रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेशन का रूल है कि प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हुए इक्वल और साथ में कांस्टेंट लगाया जाता है। हमने सेकंड स्टेप में इक्वल और कांस्टेंट के यूज किया है। साथ में नेगेटिव साइन जो है वो हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आ रहा है, बिकॉज द रीस्टोरिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो एफ एस इज द स्प्रिंग फोर्स, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं, और के जो है वो हमें क्या चीज बताता है, विच मीन ये हमारे पास जो है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग जो है उस चीज की मेजरमेंट है, विच मीन कि अगर हमारे पास सॉफ्ट स्प्रिंग है या स्टिफ स्प्रिंग है उसके लिए के की वैल्यू कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सॉफ्ट स्प्रिंग है उनके लिए के की वैल्यू स्मॉल है और स्टिफ स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू लार्ज है। जैसे कि बॉल पॉइंट के स्प्रिंग बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं तो इनके लिए के की वैल्यू स्मॉल होगी। उसके कंपैरेटिव अगर हम किसी स्टेपलर या किसी भी और चीज को हार्ड स्प्रिंग को देख लें तो उसके लिए के की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होगी।
अच्छा जी, अब अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास एक्स। एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड द लास्ट वन इज द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। पहले भी हमने इस चीज को क्लियर डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो नेगेटिव साइन है वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आ रहा है, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, दैट्स वाई। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा स्प्रिंग कांस्टेंट को डिटेल में देख लेते हैं। व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट? द स्प्रिंग कांस्टेंट के इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग इटसेल्फ, व्हिच मीन ये स्प्रिंग की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि स्प्रिंग अगर हार्ड है या सॉफ्ट है तो उसके लिए के की वैल्यू क्या होगी। अब प्रीवियस रिलेशन जो हमारे पास था एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वहां से फर्दर अगर हम के की वैल्यू फाइंड आउट करें उसके लिए फॉर्मूला, तो के हमारे पास आएगा के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। एज वी नो दैट द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, सो द यूनिट ऑफ के इज न्यूटन ओवर मीटर। नेक्स्ट अब हम एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। As we know that according to Hooke's law, F is equal to minus kx. For a constant mass m, according to second law of motion, F is equal to ma. Then ma is equal to minus kx, which mean हमारे पास जो पहली टू इक्वेशंस हैं हुक्स लॉ और सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इन दोनों की एक साइड इक्वल है। अगर हमारे पास टू इक्वेशंस की एक साइड इक्वल हो तो हम उन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन आ जाएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। देन हम एक्सेलेरेशन के लिए जब रिलेशनशिप या मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे तो m जो है वो एक्सेलेरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके वो k के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अब यहाँ पे k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, m इज ऑल्सो द m हमारे पास जो है वो ऑल्सो कांस्टेंट है बिकॉज इट मैस है ब्लॉक का, तो ये दोनों कांस्टेंट है। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर कांस्टेंट और इक्वल लगाते हैं तो यहाँ से अगर हम इक्वल और कांस्टेंट को रिमूव कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल आ जाएगा, तो विच मीन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, विच मीन इफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन then the acceleration of a body is directly proportional to the displacement of the body from the mean position and this acceleration is always directed towards the mean position। वही दोनों पॉइंट जो फोर्स के लिए थे कि फोर्स is directly proportional to the displacement of the body from the mean position, ये हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था। और सेकंड के द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, तो यही बात हमारे पास एक्सेलेरेशन के लिए प्रूव हो गई। तो विच मीन अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो उसका एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट अब हम रीस्टोरिंग फोर्स को थोड़ा सा डिटेल में डेफिनेशन के साथ देख लेते हैं। अ रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, व्हिच मीन रीस्टोरिंग फोर्स का काम हमेशा क्या है, ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना। अगर वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे ही हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम में देखा कि बॉडी अगर जो है पोजीशन फिक्स्ड पोजीशन व्हिच मीन मेन पोजीशन से आगे या पीछे मूव करती है तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा उसे उस मेन पोजीशन की तरफ खींचती है। तो विच मीन रीस्टोरिंग फोर्स का काम हमेशा क्या है, बॉडी को या ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करना टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब हम मैस स्प्रिंग सिस्टम में मैस की तीनों पोजीशंस पे जो है डिस्क्रिप्शन उसको देख लेते हैं कि तीनों पोजीशन पे किस तरह से वो जो है अपनी मोशन को परफॉर्म कर रहा है। एट पॉइंट ओ विच मीन एट पोजिशन ओ, इसको हम इनिशियल और मीन पोजिशन ऑफ द मास कहेंगे। इनिशियली द मास इज एट रेस्ट इन मीन पोजिशन ओ एंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मास इज जीरो। ये हमने पहले ही डिटेल में डिस्कस कर लिया। फिगर ए जो आपको साइड पे नजर आ रही है इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो मास है वो रेस्ट पे है, विच मीन वो ओ पोजिशन पे है जहाँ पे हमारे पास अभी कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सिस्टम जो है वो रेस्ट पे है, विच मीन सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। सेकेंड, मैस ऑन द एक्सट्रीम पोजीशन ए, जैसे ही हम मैस को ओ से ए तक लेकर जाएंगे, खींचेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे ए पोजीशन तक, ए इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन उस पोजीशन को बोलते हैं जहां तक बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर सके। सपोज द मैस इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस एक्स अप टू एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड देन रिलीज्ड।
जैसे ही हम उसको ए तक लेकर आएंगे तो उसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो जाएगी। वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजिशन। और यही चीज हमने पहले डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया जो है उसका इफेक्ट देख लेते हैं। द रिस्टोरिंग फोर्स exerted by the spring on the mass will pull it towards the mean position, which mean रिस्टोरिंग फोर्स का क्या हमेशा काम है? उसने ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द मीन पोजिशन पुल ही करना है। और इनर्शिया को अब देख लेते हैं। Due to the inertia, the mass does not stop at the mean position O, but continue its motion and reach the extreme position B. Which means जब mass जो है extreme position से mean position, जब उसको हमने थोड़ा सा खींचा, स्ट्रेच किया और फ्रीली छोड़ा, तो वो मेन पोजीशन पे स्टॉप नहीं होता, वो फर्दर आगे चला जाता है अगली पोजीशन पे। बिकॉज जो मैस है एम, उसका अपना एक स्पेसिफिक मैस है, और अगर एक बॉडी के पास मैस है तो इनर्शिया भी है। इनर्शिया की वजह से वो अपनी मोशन को स्टॉप नहीं कर पाता, वो आगे और पीछे ऑसिलेट करता रहता है। तो फाइनली हमारे पास जो बी पॉइंट है, जब बी पॉइंट तक मैस जाएगा तो बी पॉइंट पे आके एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो होने की वजह से ही और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही वो दोबारा वापस आएगा, और इसी तरह हमारा मैच जो है वो आगे और पीछे अपनी मोशन को जो है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। प्रोसेस है इसी तरह रिपीट होता रहेगा। और जो हमारे पास ब्लॉक है, हमने जिसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया, वो बैक एंड फोर्थ आगे पीछे अबाउट द मीन पोजीशन वाइब्रेट करता रहेगा। तो इस मोशन को हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के है। विच मीन अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो उसका टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। टाइम पीरियड बेसिकली होता क्या है? टाइम पीरियड हमारे पास ऐसा टाइम है, उतना टाइम जो बॉडी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप लेने में लेती है। which means the time taken by a body to complete its one revolution or one vibration is called the time period of that body। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। इस फॉर्मूला में m हमारे पास अगेन मास ऑफ द ब्लॉक है, k हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, और जो 2 पाई है वो हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट। और इन तीनों के यूनिट साथ में मेंशन है, टाइम सेकंड में, मास केजी में, और स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।